प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित NCERT के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, अपने पहले अध्याय से अर्थात वास्तविक संख्याएं चैप्टर से आज का टॉपिक ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो डियर स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और इसका क्या यूज है अपने इस चैप्टर में, ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 10वीं गणित NCERT और विज्ञान NCERT का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा। और दूसरी बात यह है विशेष कि बेटा जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना नोट्स अवश्य बनाते रहें। अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे हैं तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो लोग मेरा वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग, उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वो नोट्स अवश्य बनाएं। अब देखिए, ऐसे मान लीजिए कि अभी आपके पास फ़ोन है, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक, और आपने नोट्स नहीं बनाया, बाई चांस आपके पास नोट्स नहीं हुआ और फ़ोन भी नहीं हुआ, फिर तो आप बेकार ही हो जाएंगे, सारा पढ़ा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि बेटा आप अपना नोट्स अवश्य मेरे साथ बनाते रहें, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और अपनी हेडिंग लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहले हम इसकी नोट्स की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, फिर हम ओरल जब समझाएंगे तो आपको 100% यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इतना ईजी टॉपिक लगेगा कि आज के बाद कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, 101% प्रॉमिस, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी ये आपको प्रमेयिका क्या होती है कि इसका वीडियो मैंने इससे पहले बना चुका हूँ, मेरा वीडियो रहा है इससे पिछला वाला, जैसे मैंने डिस्कस किया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका को। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिन लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छा तरीके से समझना है तो वो लोग क्या करें कि इससे मेरा पहले वाला जो वीडियो है, ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, वो इसको देखें। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसके बाद आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अर्थात कहने का सार ये है कि आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का वीडियो देखिए, उसके बाद आज का वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं अपने नोट्स की लैंग्वेज को आगे की ओर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक सिद्ध किया गया प्रतिबंध है या संबंध है या कथन है, कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी सहायता से 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य ये है कि यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी मासा ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए, माना धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक मान लिया हमने C और D, हमने 2 धनात्मक पूर्णांक माने C और D, जहाँ C इज ग्रेटर दैन D, C इज ग्रेटर दैन D, ठीक है, का HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या बेटा हम चरण लेकर चलते हैं। कुछ चरण क्या है इसको अभी मैं ध्यान से समझाऊंगा, फिर आपको अभी तो पढ़ गया तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ है ये, लेकिन अभी जब मैं समझाना जब स्टार्ट करूँगा तो आप इतने मंत्र मुग्ध हो जाएंगे इसके अंदर कि आनंद ही आनंद हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ज़रा ध्यान लगा कर देखते रहें। कहने का मतलब क्या है, चरण क्या है, देखिए फर्स्ट में देखिए C और D, ये कोई पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास में 2 पूर्णांक ले रहा हूँ,
ठीक है। दो पूर्णांक में आपने सेल्फ ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पहला पूर्णांक में ले रहा हूँ बेटा आपका 10, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक मैंने लिया 30। बात समझ में आई? हमने पहला पूर्णांक लिया है 10 और दूसरा लिया है 30। जहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है स्टूडेंट, अपना जो 30 है वो बड़ा है किससे? 10 से। बात समझ में आई? यहाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी आप जो मैं अब ये समझा रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लें। अगर इसको समझ गए तो समझ लो इक्विलिब्रियम प्रमेय कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो कितने अजीब हम समझा रहा हूँ कि हमने दो पूर्णांक ले लिए 10 और 30, आप कुछ भी ले सकते हैं ना। और अभी हम इसके आधार पर एग्जाम्पल भी और जो अपने एक्सरसाइज के सवाल उनको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो मैं एक अपनी तरफ से चल पे एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ कि 30 बड़ा है 10 से। तो बेटा अब हमें करना क्या होता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम में कि हम इन दो पूर्णांकों में जो छोटा पूर्णांक होता है, मान लीजिए 10, मान के लीजिए ऑलरेडी है ही 10, छोटा से 30 से, हम बड़े पूर्णांक को क्या करते हैं बेटा? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करेंगे। तो जब बेटा ये कंडीशन जब लगाते हैं तो जिससे भाग करते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? आपका भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है? भाजक। तो ये बेटा क्या आपका? ये तो आपका भाजक है, भाजक, ठीक। और बेटा ये क्या आपका? ये भाज्य है। क्या है? भाज्य। अब क्या होगा ध्यान से समझें, जब मैं 10 से 30 को भाग करूँगा तो बेटा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 10 तिया 30 हो जाएगा। बात को समझते रहे ना, ठीक है। अब जब मैं इसको घटाऊंगा तो बेटा क्या है? मुझे शेषफल क्या मिला? 0 मिला। बात समझ आ रही? तो जब ये शेषफल 0 मिला तो यहाँ पे एक नंबर हमें ये एक्स्ट्रा नया मिल गया। ये नंबर क्या है आपका? इसको बोलते हैं हम भागफल। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और ये जो बेटा मिला है आपका क्या? शेषफल। क्या कहते हैं इसको? शेषफल। ये काम आपने खूब किया है, खूब खेले इन चीज़ों से। शेषफल। अब ध्यान देने योग्य बात ये है बेटा कि हमने दो पूर्णांक लिए 10 और 30, ठीक है। हमने 10 से भाग करी 30 को तो 3 बार गया, हमें 3 जब मिला भागफल के रूप में और शेषफल के रूप में क्या मिला बेटा? 0 मिला। तो बेटा जब हमें शेषफल 0 मिल गया, ठीक है, तो ये जिससे भाग करने पर आया है, मतलब 10 से भाग करने पर तो 0 आया है, तो वही भाजक जो होगा आपका क्या होगा? HCF होगा। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है, जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं तो जिससे भाग करने पर, समझना, जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आता है तो वही भाजक क्या होता है? उन पूर्णांकों का HCF होता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि ये जो आपका भाजक है यही क्या आपका? HCF किस किस का? 10 का और 30 का, यही क्या आपका? HCF कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर समझें कि जिस भाजक से भाग करने पर शेषफल 0 आता है तो वही भाजक उन पूर्णांकों का क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य मैं अलग से लिख करके दिखाऊं, HCF किसका? एक तो आपका बेटा 10 था और दूसरा आपका 30 था, तो कितना आया बेटा आपका? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। 10 क्यों आएगा? क्योंकि 10 से भाग करने के बाद ही तो 0 आया है। बात को समझना, जिस भाजक से भाग करने पर शेषफल 0 होता है तो वही भाजक क्या कहलाता है? आपका HCF कहलाता है। उन पूर्णांकों का जहाँ पे हम जिन पे एक से भाग की जाती है और दूसरे को भाग करी जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो आपका भाजक है इससे भाग करिए हमने 30 को, 10 से जब भाग करिए 30 को 0 आया तो यही भाजक क्या कहलाएगा बेटा? आपका HCF कहलाएगा। अब इस रिलेशन को कैसे लिखा जाता है? ये जो चरण लिखा है इस चरण का क्या मतलब? इसको हम जरा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो स्टेप क्या होगा? देखिए इसका पहला स्टेप है, तो देखिए पहला स्टेप, अब एक सूत्र क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ। वो होता है एक सूत्र भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ शेषफल, ठीक है। तो अब हम देखिए इसी स्टेप में इसी चीज़ को लगाएंगे। तो बेटा भाज्य कितना आपका? बात को देखें, भाज्य कितना? 30। कितना? 30, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट है ये। तो 30 भाज्य हो गया 30, ये क्या बेटा? भाजक। तो भाजक कितना आपका? 10 गुणा भागफल कितना है बेटा आपका? 3
प्लस शेषफल कितना है बेटा आपका 0, यानी शेषफल क्या है 0 है। और जब बेटा शेषफल 0 होता है, बात समझ आ रही है, तो वो जो भाजक होता है यानी ये जो भाजक है tan, यही क्या आपका HCF है। यही क्या होगा बेटा HCF होगा किस किस का, tan का, मतलब जो पूर्णांक थे tan और 30 का, यही tan क्या कहलाएगा आपका HCF कहलाएगा। बात समझ में आई। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को भाग करते हैं और भाग करने पर 0 आ जाए तो जिससे भाग की जाती है वही क्या कहलाएगा, उन दोनों पूर्णांकों का HCF कहलाएगा। ठीक है, और इसे इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये तो बात रही कि ये तो फर्स्ट टाइम में ही आपका क्या क्या 0 आ गया, लेकिन अधिकांश नंबर कुछ बेटा ऐसे होते हैं कि ये फर्स्ट टाइम पे भाग करने पे 0 आ गया, लेकिन कभी कभी शेषफल एकदम तुरंत ही 0 नहीं आता, यानी इसकी दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। इसकी जो कंडीशन पॉसिबल थी मैंने आपको समझा दिया। अगर 10 से भाग करने पर आपको 0 शेषफल मिला तो यही जो 10 है ये आपका कहलाएगा बेटा भाजक कहलाएगा। अब देखिए परिस्थिति इससे कुछ अलग भी हो सकती है। अब वो क्या अलग हो सकती है, आइए देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है डियर स्टूडेंट कि अब मैं देखिए एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा और ले रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल क्या है देखिए समझे मेरे ध्यान से, कि मान लीजिए अब हमने पूर्णांक लिए, हमने ये मान लिए और दो पूर्णांक माना। पूर्णांक आपके क्या है, आपके आपकी बार मैंने माने, मान लीजिए 8 और 20। बस समझ में आ रही। अब ये भी दो मैंने ध्यान पूर्णांक लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे एक ध्यान दें और देखिए, जहाँ हम लिख रहे हैं कि आपका जो 20 है जो ग्रेटर देन है किससे 8 से। बात समझ में आ रही है। और हम करते क्या है बेटा, जो छोटा पूर्णांक होता है हम छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को बेटा क्या करते हैं भाग करते हैं, यानी ये। बात समझ में आ रही है। तो ये बेटा क्या आपका ये भाजक है, जिससे भाग की जाती है वो क्या होता है भाजक होता है। जिसको भाग की जाती है बेटा वो क्या होता है आपका भाज्य होता है। क्या होता है भाज्य। ठीक है। अब हम इसको जब भाग करेंगे तो 8 दूनी 16। बस में आई। अब इसको ज़रा 8 या 24 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब जब घटाएंगे हमको 10 में से जब घटाएंगे 6 तो बेटा कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी आपका शेषफल 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। यानी कहने का तात्पर्य शेषफल कितना आ रहा है 4, यानी मैं अलग से समझाऊँ तो शेषफल कितना आ रहा है आपका, शेषफल बराबर 0 के नहीं आ रहा है। बात समझ में आई। शेषफल 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे इस स्थिति को समझें। तो अब जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो ये जो अब भाजक है 8, ये इन दोनों का 8 का और 20 का HCF नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अभी हमने जो पिछला एग्जाम्पल देखा था, हमने 10 से भाग करी थी 30 को, ठीक है, तो एकदम ही 0 आ गया था। तो ये 10 हमने इसको क्या भाजक को कह दिया था, हमने क्या कह दिया था HCF कहा था 10 का और 30 का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, कितना आया शेषफल 4 आया। तो अब ये जो भाजक है ये आपका HCF नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब जो पहले भाजक था, पहले जो भाजक था पहले चरण का, पहले मैं इसका चरण लिख देता हूँ। देखिए एक फार्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये मेन फार्मूला रहेगा। तो भाज्य बेटा आपका क्या है 20, भाजक कितना है बेटा आपका 8, भागफल कितना है बेटा आपका 2 प्लस शेषफल कितना 4, यानी शेषफल जो है 4 आ रहा है, 4 जो 0 का बराबर नहीं है। बस समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे हम, ये तो हुआ बेटा आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। तो बेटा ये जो स्टेप लिखे जाते हैं, बस समझ में आ रही है, ये जो स्टेप लिखे जाएंगे आपके, बस समझ में आ रही है, ये जो स्टेप आएंगे 1 2 3 4, तो यही क्या कहलाता है आपका, यही क्या है आपका एल्गोरिथम कहलाता है। यानी शेषफल आपका 0 नहीं आए तो इस प्रक्रिया को जब तक अपनाते रहते हैं बेटा, जब तक कि 0 ना आ जाए, चाहे हमें कितने भी स्टेप लिखने पड़ जाए। तो इन स्टेपों को डिवाइड लिखना, इसको है ना क्रम से लिखना, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, यही लिखना क्या कहलाता है आपका एल्गोरिथम कहलाता है। अब देखिए आप क्या करेंगे इसमें, ठीक, हम एक स्टेप लिख चुके। अब देखिए आगे क्या है। अब हम ये जो आपका शेषफल है इसको बनाएंगे भाजक। क्या बनाएंगे बेटा, भाजक बनाएंगे। और जो पहले भाजक था अब उसे बनाएंगे बेटा हम, सॉरी 8 है, ये देखिए पहले जो भाजक था आपका अब वो भाज्य बनेगा। क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से कि अब
मैं इसको काट देता हूँ ताकि आपको इससे कन्फ्यूजिंग ना हो। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको दिक्कत ना आएगी। ठीक है, देखिए ये देखिए, चलिए ये रफ हो चुका है। अब मैं समझाऊँ तो जो आपका इसका जो शेषफल था वो भाजक, फिर से भाजक बन गया। यानी जो शेषफल था तो ये बनेगा क्या, भाजक बनेगा। क्या बनेगा ये, भाजक। क्या बनेगा, भाजक बनेगा। और जो पहले भाजक था अब वो क्या बनेगा बेटा, भाज्य बनेगा। क्या बनेगा, भाज्य। क्या बनेगा, भाज्य। यानी जो पहले भाजक था, देखिए पहले भाजक था 8, अब क्या बन चुका है, ये भाज्य बन चुका है। और ये शेषफल था, ये शेषफल अब क्या बन गया बेटा, आपका भाजक बन चुका है। अब मैं 4 से भाग करूँगा किसको, 8 को, तो बेटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जब 4 दूनी 8 हो जाएगा तो अब मैं इसको घटाऊँगा बेटा, तो कितना आया, 0 आया। बस हम इसी की तो तलाश में थे, हम इसी के तो तलाश में थे कि हमें शेषफल 0 प्राप्त हो। लेकिन बेटा 0 तो प्राप्त हुआ, लेकिन वो भाजक कौन सा है जिससे शेषफल 0 आया है। ठीक है, वो भाजक है बेटा 4। वेरी गुड। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, जब शेषफल 0 आया लेकिन भाजक कौन सा है इस स्थिति में, 4 है, तो यही 4 जो होगा बेटा आपका HCF होगा। किस चीज़ का, 8 का और 20 का। बात समझ आ रही है। ये जो 4 है यही आपका HCF होगा, किसका, 8 का और 20 का। बात समझ में आई। तो देखिए आइए समझाने पर अब इसको स्टेप में लिखा जाएगा, क्योंकि एक विभाजन एल्गोरिथम आपने अगर यहाँ पे आंसर कर दिया पूरा, ठीक है, और अब बेटा आज स्टेप लिख करके नहीं आया एग्जाम में, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस बात को विशेष तरीके याद कर लें। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो स्टेप है वो भी लगातार लिखते रहें। ठीक है, अगर आपने इस सवाल को कराया यानी आंसर निकाल कर और ऐसे लिख दिया आपने, ऐसे जैसा ये हम तरीका 4 आ गया, HCF बराबर क्या आ गया, किस किस का, 8 का, मतलब पूर्णांक क्या थे, 8 और 20 थे ना, 20। और ये हम पता है चल चुका है कि कितना है, 4। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे फाइनल आंसर करके आएंगे तो बेटा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है बेटा, आपको ये स्टेप लिखने हैं। क्या लिखने हैं ये आपको, स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट पे तो शेषफल 0 नहीं आया था, लेकिन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 मतलब सेकंड क्या होता है, वही भाज्य। अब भाज्य बेटा कितना है, 8 है। कितना है, 8। अब क्या होता है भाजक, तो भाजक इसमें क्या है बेटा, 4, मतलब 4 से भाग करिए। भागफल बेटा कितना आया, 2, प्लस क्या होता है शेषफल। शेषफल क्या है बेटा, यहाँ 0 आया। यानी अब शेषफल जो हो चुका है, शेषफल जो हो चुका है बेटा 0 के बराबर हो चुका है। ठीक है, और जो शेषफल 0 हुआ है, लेकिन वो अब हम उस पर डिसाइड करेंगे, यानी उसको देखेंगे कि शेषफल 0 आया तो है, लेकिन किससे भाग करने पे 0 आया है, तो आप देख रहे होंगे 4 से भाग करने पे 0 आया है। किससे भाग करने पे 0 आया है, 4 से। तो यही 4 क्या कहलाएगा बेटा, आपका HCF कहलाएगा। यहाँ पर आ जाए तो यही जो 4 है बेटा, ये वाला 4, बात समझ आ रही है, यही जो 4 है बेटा आपका, ये वाला 4, यही HCF है। यानी आप फाइनल में ऐसे लिखेंगे HCF किस किस का, 8 का और 20 का। कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यानी ये जो भाजक अपना आया है उसी भाजक को मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे भी देखिए कंपेयर करके देख लो, भाज्य ये है, भाजक आपका ये है। बात समझ आ रही है। और मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, और अभी हम जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आपको, और हाँ ये जो 4 है बेटा, ये भाज्य जो HCF होता है बेटा, एक ऐसा नंबर होता है वो इन दोनों नंबरों को जिनका ये HCF आया है पूरा डिवाइड कर देगा। देखिए 4 से 8 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 4 से बेटा 20 भी डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने गलती कर दी और वो चाहता है कि मैं आंसर चेक करूं, ठीक है, अब मान लो किसी ने यहाँ तो 4 है, लेकिन किसी ने यहाँ पे 5 आंसर निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 5। तो बेटा 5 से आपका 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन 5 से क्या कैंसिल आउट नहीं होगा, आपका 8 कैंसिल आउट नहीं होगा पूरी तरीके से। तो याद रखें, आंसर वैसे भी जब आपका फाइनल आंसर आया तो देख लेना कि ये जो नंबर है इन दोनों नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो आपका जो आंसर है वो राइट है, अगर आपने सही तरीके से किया है तब। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए चरण नंबर 1, सी और डी। सी और डी क्या है बेटा, जैसे मान ली 8 और 20 है ना, जहाँ सी बड़ा है डी से, मान ली जैसे मैंने लिखा 20 बड़ा है 8 से, का HCF ज्ञात करने के लिए चरण नंबर 1 सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बेटे मैं आपको समझाऊँ कि ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है ये टॉपिक। तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट कि जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और इसको चाहते हैं कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ध्यान से समझें, पूरी समझें, तो उनसे विशेष रिक्वेस्ट ये है
कि ये जो इससे पिछले वीडियो है मेरा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का, उसको ज़रूर देखें। उसको जब देखेंगे तो आपको 100% ये जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एकदम समझ में आएगा। फिर भी देखिए, मैं अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है फ्री में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो वो लोग अगर जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उनके लिए अच्छी खबर है, उनको समझ में सब कुछ आ रहा है। और जिन्होंने नहीं देखा फिर वो डायरेक्टली इसको देख रहे हैं, फिर मैं अपना 100% दे रहा हूँ। फिर भी आप मेरे साथ जुड़िए और मुझे कोऑपरेट करिए, ठीक है। और जब आप देखेंगे ना तो आपको शायद हो सकता है कि समझ में आए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि आप पहले मेरा यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका का टॉपिक है उसको ज़रूर पढ़ें। देखिए, तो सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके क्यू और आर ज्ञात करते हैं। मान लीजिए दो पूर्णांक हमारे पास सी और डी, जैसे ये है 8 और 20, ठीक है। जब 8 और 20 दो पूर्णांक हैं, जब हमने इसको इससे भाग करी थी 8 और 20 तो ये आए, तो हमें दो पूर्णांक और नहीं मिले। एक तो ये मिला था 2 और एक क्या मिला था 4 नया मिला था, यानी भागफल नया मिला था और यहाँ पर शेषफल नया मिला था। ये हमने जो घटाया 20 से 16 को घटाया तभी तो ये 4 आया था बेटा। तो यानी इस चीज़ को तो छुपा लो, ये तो अलग चीज़ है। ये तो हमने भाग आगे दी, जब हमने 8 से 20 को भाग किए तो भागफल हमें 2 मिला, शेषफल हमें 4 मिला, तो हमें 2 नंबर और नहीं मिले, 4 और 2, ठीक है। यही बात यहाँ समझाई गई है। मान लीजिए डी से हम भाग कर रहे हैं सी को, यानी डी छोटा है सी बड़ा है, हम भाग कर रहे हैं तो भाग तो हो नहीं पाएगी बेटा। ये कोई वास्तविक संख्याएँ हैं, मान लीजिए कोई चर राशियाँ हैं, भाग नहीं हो पाएगी, है ना, ठीक। तो हमने भाग करने की प्रयास किया, तो मान लीजिए हमें क्यू मिला हमें क्वोशंट के रूप में यानी भागफल के रूप में, और आर मिला हमें शेषफल के रूप में अर्थात रिमाइंडर के रूप में, ठीक है। ये फार्मूला लगाओ, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका सी है, भाजक आपका डी है, भागफल आपका क्यू है, शेषफल आपका आर है, ठीक है। और इस बात को दिखाया गया है कि जो आर का मान होता है, शेषफल का मान होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है, डी से छोटा होगा, ये हमेशा इस नंबर से छोटा होगा। ये 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका एक बार ध्यान से पढ़ लें। अब इसका चरण नंबर 2 क्या होता है, देखिए अब वो बहुत आसान बात चलेगी, ठीक है। आसान बात क्या है, यदि आर बराबर 0, यदि आर बराबर 0, ठीक है, यानी अगर जब हम भाग कर रहे हैं जैसे डी से हम इसको भाग कर रहे हैं सी को, और आर का मान क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, तो हमें क्या होगा, तो ये जो डी होगा, यही डी क्या कहलाएगा आपका पूर्णांकों सी और डी का एचसीएफ कहलाएगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करूँ, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था कि अगर हम देखिए यहाँ पे भी मैंने समझाया था पहले कि 10 से अगर डिवाइड करा मैंने 30 को 2 पूर्णांक 10 और 30 लिए, तो डायरेक्टली हमें क्या मिला, एक बार भाग करने के बाद हमें 0 मिल गया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यही भाजक क्या कहलाएगा बेटा आपका, यही तो डी का मान है, और ये क्या बेटा सी का मान है। ये तो चीज़ देख रहे हैं आप, देखिए कंपेयर करो, डी यहाँ पर 10, यहाँ पे सी, यहाँ पे कितना 30, बस में आ रही है। तो यहाँ क्या कहा गया है, यदि आर बराबर 0, जैसे इसमें प्राप्त हो गया, आर बराबर क्या प्राप्त हो गया बेटा 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सी और डी का यहाँ पे कहेंगे हम 10 और 30 का, 10 और 30 का एचसीएफ होगा, यानी डी जो होगा 10 और 30 का एचसीएफ होगा। यहाँ पे 10 और 30 का एचसीएफ जो होगा बेटा 10 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा आगे चलते हैं, चरण नंबर 2। यदि आर बराबर 0 नहीं है, यदि आर बराबर 0 नहीं आया तो क्या होता है, उसके लिए भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी ये समझाया था आर बराबर 0 नहीं है, तो डी और आर के लिए ध्यान से समझें, यदि आर का मान फर्स्ट टाइम में 0 नहीं आया तो डी और आर के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं, जिसमें पिछले चरण को, जिसके पिछले चरण का भाजक, पिछले चरण का जो भाजक होगा वो क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, यानी भाज्य बनता है, और जो शेषफल होता है बेटा वो क्या बनता है, भाजक बनता है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए जब मैंने 8 से 20 को डिवाइड किया था तो मुझे रिमाइंडर 4 मिला था, बात समझ में आ रही है। तो अब ये जो रिमाइंडर है 4, अब ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो पहले भाजक था अब वो क्या बन जाएगा, आपका भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका भाज्य बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अब जो पहले भाजक था अब क्या बन चुका है, भाज्य बन चुका है, और जो अभी तक शेषफल था अब वो क्या बन चुका है, भाजक बन चुका है, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया, अच्छा चरण नंबर 4 देखते हैं। अब चरण नंबर 4 क्या है, ये प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं, यानी ये प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यानी हमने इस चरण को कब तक बढ़ाते गए थे, जब तक कि हमें आर का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ था। बात समझ में आ रही है। यानी इस चरण को हमने कब तक बढ़ाया, जब तक कि हमें आर का मान क्या प्राप्त नहीं होंगे, 0 प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। जब तक इसका, और जब ये 0 प्राप्त हो जाएगा तो वही भाजक क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझें, यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ये मैंने जो अभी समझा रहा था। चरण नंबर 5 क्या है, और अंतिम चरण यही है बेटा,
जिस प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त हो, मतलब इसी लास्ट में जो फाइनल यहाँ पे तो शेषफल शून्य आ रहा है, तो जिस प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त हो अर्थात r बराबर 0 हो, ठीक है। यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये r का मान तो है, ये r का मान तो 0 आ रहा है। शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, राशि में आ रही है रिमाइंडर बोलते हैं, इसलिए r वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये 0 किससे भाग करने पा रहा है, इससे भाग करने पा रहा है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे गलती ना कर लें, क्योंकि अभी हमें एक्सरसाइज पढ़नी है और ये एग्जाम में सवाल आने भी हैं और उसमें आ रही है, इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो भाजक जिससे शेषफल 0 आएगा, ठीक है, वही भाजक क्या आएगा, उन पूर्णांकों का HCF कहलाएगा। तो जिस प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त होता है r 0 हो, तब उस प्रक्रिया का भाजक ही C और D का। यहाँ पर तो C और D है, यहाँ पे क्या लिया हमने C और D, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया था 8 और 20 लिए थे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपका भाजक होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका, ध्यान से समझें। चरण नंबर 5, जिस प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त हो अर्थात r 0 हो, तब उस प्रक्रिया का भाजक क्या होता है, C और D का HCF होगा। बात समझ में आ रही। कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा, ध्यान से समझ लें कि हमने जब ये चरण अपनाया, जब शेषफल 0 आया तो शेषफल 0 किस से भाग करने पर आया, 4 से भाग करने पर आया, तो यही 4 क्या कहलाएगा, इसका 8 और 20 का लस है कहलाएगा, सॉरी 8 और 20 का मास है, यानी HCF कहलाएगा, ठीक है। और याद रखें डियर स्टूडेंट, आपने अगर ये डायरेक्टली बता दिया और आपने ये स्टेप नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे बेटा, ये स्टेप अगर आप लिख करके नहीं आओगे, ठीक है बेटा, तो आपको एग्जाम में नंबर 0 मिलेंगे। तो इसलिए बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बात समझ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटिव अगर HCF निकलने आया है तो आप इतना काम तो करें, ठीक है, साथ में इसके स्टेप लिख कर भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि स्टेपों को लिखना ही क्या कहलाता है बेटा, स्टेपों को लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है। बात समझ रहे हो बेटा, ये जो एल्गोरिथम है, अगर ये आप जैसे भाग करेंगे तो स्टेपों को ज़रूर से ज़रूर लिखें, चाहे स्टेप ये अगर ये सवाल ये आगे और भी जाता तो हमें और बढ़ाना पड़ता, चाहे स्टेप इसके कितने भी हो जाएं, ठीक है, जब तक स्टेप लिखते रहते हैं जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इस पर वीडियो फिर से दोबारा से बना दूँगा, ठीक है। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वो नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि नोट्स आज आप बना लेंगे तो आने वाले टाइम में जब एग्जाम टाइम आएगा, ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, और हम अपने कक्षा 10वीं गणित NCERT का अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, जिसका हम पहली प्रश्नावली को हल करेंगे। पहली प्रश्नावली में क्या है उसमें देखेंगे, उसमें पहला टॉपिक यही रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट, अपनी एक्सरसाइज को अच्छा तरीके से समझने के लिए, बेहतर ढंग से उन सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपने इन 2 टॉपिक से कमांड अच्छे तरीके से कर ली तो आप ये समझना कि आपका जो HCF निकालने आएगा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर कोई सवाल आएगा तो आपसे वो मिस एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।